इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से। अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 8 साल पहले एक ही नारा लगता था, योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। विपक्ष ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए। डबल इंजन की सरकार जो कहती है वो करती है, कहा योगी आदित्यनाथ ने। आज के इस ऐतिहासिक दिन की हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये सचमुच हमारे लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पूर्व ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का, और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था, और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से, चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। एक ही स्वर गूंज रहा था, और मैंने उनको उस समय कहा था, विश्वास करिए, विश्वास करिए, ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है, और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण 5 अगस्त 2020 को जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में आकर के अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए अयोध्या आकर के उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया था। मंजिल का लक्ष्य है 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए, तब कैसा भारत हो। जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, और ऐसे ही काशी में भी हो हर हर महादेव के गुंजायमान से काशी बाबा विश्वनाथ धाम भी गूंजना चाहिए। विकास सर्वत्र हो, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, किसी प्रकार के दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह न हो। ये नया भारत उस दिशा में मजबूती के साथ कदम उठा रहा है, और उसी का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि प्रभु की कृपा। और मैं सचमुच समझता था कि मैं एक बात देख रहा था कि कैसे होगा, जिस दीपोत्सव के कार्यक्रम को दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना नहीं रोक पाई, इस बार कैसे होगा। प्रभु ने अपनी लीला दिखाई, इस बार भी हम सब यहां पर उपस्थित हो गए। और इस बार तो श्रृंगवेरपुर में भी यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। अभी यहां पे हमारे डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भगवान राम को वहां रिसीव करके भरत मिलाप के कार्यक्रम में माल्यार्पण करके सीधे श्रृंगवेरपुर गए हैं। श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के मैत्री का मिलन का संगम स्थल, यहां का जो हमारा रेन बसेरा बन रहा है वह निषाद राज के ही नाम पर बन रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनते हुए आप, लेकिन अब देखिए हमारे संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि अयोध्या में दीपोत्सव के लिए किस तरह की तैयारियां की गई
और रौनक कैसी है। देखिए क्या सुना रही है ये सोहर। जब जब जन्म होता है तो सोहर सुनाया जाता है और भगवान राम जो है बाल रूप में है। क्या सोहर सुनाएंगी आप? आजु भावा राम कई जाना मावा सुफल होइगा राम। आजु भावा राम कई जाना मावा सुफल होइगा राम। चलो छुई आई राम कई चरनावा जनमवा सुफल होइगा राम। चलो छुई आई राम कई चरनावा जनमवा सुफल होइगा राम। संगमा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए ना हो। संगमा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आए ना हो। नाही मैया की खुशी का ठिकाना जनमवा सुफल होइगा राम। चलो छुई आई। आप देख सकते हैं राजा दशरथ माता कौशल्या के साथ भगवान श्री राम का बाल स्वरूप अब अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। अयोध्या में आज ऐतिहासिक दिवाली है क्योंकि भगवान रामलला अपने घर में विराजमान हो गए हैं। 25 लाख दियों से अयोध्या को रोशन होगा, लेकिन अयोध्या की सड़कों पर झांकियों के जाने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। और इन तमाम लोगों को देखिए कैसी साज सज्जा के साथ ये तमाम लोग आए हैं। कोई हरियाणा से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र से, कोई बंगाल से, अलग अलग राज्यों से जो कलाकार आए हैं। और कैसा सुंदर रूप इस वक्त देखिए रामलला का, वो स्वरूप देखिए जो भगवान राम के नए नवेले घर में विराजमान हुए हैं। उस स्वरूप के दर्शन करिए सड़कों पर साक्षात। और उनके दाहिनी तरफ कृष्ण भगवान और बाईं तरफ राधे का रूप है। और जहां भगवान राम हो वहां हनुमान ना हो, ये कैसे हो सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम। अब देखिए, ये जरा देखिए, ये भी तस्वीर अपने आप में बहुत खास है। और इस तस्वीर को देखकर अयोध्या वासी गदगद नजर आ रहे हैं। और यही वो तस्वीर है जो अयोध्या वालों का मन मोह ली हुई है। एक बार बात करते हैं, कहां से आए हो, कितनी तैयारी? हरियाणा पानीपत। मजा आ रहा है? हाँ। कितनी तैयारी है? तैयारी है पूरी? तो देख सकते हैं इसी तरह से झांकियां निकल रही है। और लोग जरा देखिए अगली झांकी में क्या है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा झांकियां साकेत महाविद्यालय से निकली हुई हैं। इधर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच दीपावली में पटाखे बैन कर दिए गए हैं। इसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनज़र जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्यौहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्यौहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। जो प्रदूषण होगा वो हम ही उससे भुगतेंगे, हमारे बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे वही उससे भुगतेंगे। तो इसमें कोई हिंदू और मुसलमान और इसका कोई वो नहीं है। सबकी सांसें ज़रूरी है, सबकी ज़िंदगी ज़रूरी है। अभी तो दिवाली आई नहीं है, ना कोई पटाखे छूटे हैं, फिर भी प्रदूषण इतना क्यों बढ़ा हुआ है? पटाखे छोड़ने पर कोर्ट के आदेश और सरकार के आदेश का सब पालन करेंगे, मगर जिस प्रवृत्ति के चलते हुए सारा का सारा आक्षेप लगाया जाता है, यह दर्शाता है कि प्रदूषण के वास्तविक कारणों पर नियंत्रण देने की बजाय साल में एक दिन 8 बजे से 12 बजे तक की ही घटना पे सारा का सारा ठीकरा फोड़ने का जो विचार है, यह भी कहीं ना कहीं डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व और एरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म से प्रेरित है। दिवाली में पटाखों पर पाबंदी लगाने के फैसलों और सवालों पर बाबा बागेश्वर ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि होली दिवाली पर ज्ञान देने वाले बकरीद पर सवाल क्यों नहीं उठाते। दिवाली पर पटाखा छोड़ने को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं, साथ ही प्रदूषण की वजह से पटाखे नहीं छोड़ने की सलाह दे रहे हैं। इसे लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भड़क गए। उन्होंने कहा कि हम दो पक्षीय बात करने वालों पर ही सुतली बम रख देंगे। बागेश्वर बाबा ने कहा कि लोग जमकर दिवाली पर पटाखे फोड़े, हिंदुओं के त्योहारों के खिलाफ साजिश हो रही है। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं, कोई ना कोई कानून की रंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, कल ही हमने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें कहा है
है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों की बकरी काटी जाती हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। दीपावली के मौके पर एलओसी पर सेना के जवान मुस्तैदी से निगरानी कर रहे हैं। अखनूर सेक्टर में तैनात जवानों ने दीपावली मनाई। देखिए TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट। पूरा देश दिवाली का महापर्व मना रहा है और आज हम पहुंचे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल अखनूर सेक्टर में। आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान यहां पर लगातार दिवाली का महापर्व मना रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान जो है वो यहां पर दिवाली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने घरों से दूर ये जवान किस तरीके से दिवाली मना रहे हैं ये जानने की कोशिश में TV9 भारतवर्ष पहुंचा है भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में। और ये देखिए दिवाली का महापर्व है, पूरा देश दिवाली मना रहा है और ऐसे में ये देखिए किस तरीके से ये जवान जो है ये यहाँ पर दिवाली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही जवान है जिनकी वजह से हम और आप अपने घरों में हर एक त्योहार जो है वो खुशी के साथ मना पाते हैं। इन्हीं की वजह से हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में ये देखिए किस तरीके से भारत माता की जय के जयघोष लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दीपावली की तैयारियां भी जोर शोर से हैं, बाजारों में रौनक नजर आ रही है। देखिए श्रीनगर से दीपावली पर ये रिपोर्ट। आप देख सकते हैं दिवाली के रंग शहर श्रीनगर के बाजारों में साफ तौर पर दिख रहे हैं और लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं। दिवाली जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मानी जा रही है उसके चलते बाजार सजे हुए हैं और लोग जो है बढ़ चढ़कर दिवाली की तैयारियों में लगे हुए हैं और मार्केट्स में लोग लगातार आ रहे हैं और रंगीन जो तस्वीरें हैं वो शहर श्रीनगर के लाल चौक के इलाके में देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं लगातार आतंकी हमलों के बाद कश्मीर घाटी के कुछ इलाकों में सुरक्षा को जो है हाई अलर्ट पर किया गया था, लेकिन इस बीच लगातार शांति के संदेश आप देख सकते हैं। दिवाली के मौके पर बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं और मार्केट में साफ तौर पर चहल पहल देखने को मिल रही है। अयोध्या से न्यूयॉर्क तक दीपावली की भव्य तैयारियां चल रही हैं। अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को रंग बिरंगी रोशनी से जगमग किया गया है। इससे पहले सोमवार को व्हाइट हाउस में दीपावली मनाई गई थी। अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति दिवाली के खास अवसर पर व्हाइट हाउस में दीप भी प्रज्वलित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने पेंसिल्वेनिया प्रांत के दिवाली पर्व के मौके पर ऑफिशियल छुट्टी घोषित करने वाला एक कानून पास किया है। इस विधेयक को पेंसिल्वेनिया सीनेट ने 50-0 से पास किया। बता दें कि पेंसिल्वेनिया में करीब 2 लाख साउथ एशियंस रहते हैं और उनके लिए रोशनी का उत्सव एक खुशी का मौका होता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा गया है। इससे पहले सोमवार को व्हाइट हाउस में भी दिवाली मनाई गई। 21 साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसकी शुरुआत की थी, जिसके बाद हर साल व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई जाती है। दरअसल दिवाली का त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बसे हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन खुशी से मनाते हैं। भारत के अलावा भी कई देशों में दिवाली पर आतिशबाजी की जाती है। और नवी मुंबई की एक सोसाइटी में दीपावली की लाइट्स लगाने का विरोध हो गया, जिसके बाद घंटों ड्रामा चला। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। बोल दिया चेयरमैन को लाइट नहीं लगेगी, लाइट चालू नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रखना। मेरा प्रोग्राम है, मैं कैंसिल करूंगा। तुम अपना प्रोग्राम करो, तुमको लाइट जो करना लाइट से करो, लाइट चालू करो। मैं बोला ना जिद मत करो, लाइट नहीं जलेगी। वायरल वीडियो नवी मुंबई के पंचानन सोसाइटी का बताया जा रहा है। दावा है कि सोसाइटी के चेयरमैन मुस्लिम हैं, इसलिए सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों ने दिवाली के दिन इमारत पर लाइट लगाने का विरोध कर दिया और सोसाइटी में घंटों हंगामा होता रहा। इस बीच सोसाइटी के लोग इस शख्स को समझाते बुझाते भी नजर आए, लेकिन ये अपनी बात पर अड़ा रहा।
अरे सुनो ना भाई, देखा नोटिस हमने दिया था हमको जब भी मुसलमान हमको इधर त्योहार मनाने नहीं दे रहे थे ना, सुनो मैं खड़ा रह के किया है, सुनो तो आज तक ये होता क्या नहीं होता। चलो घंटों चली इस ड्रामे के बाद सोसाइटी के चेयरमैन और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें गाली गलौज का आरोप लगाया गया। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं है। बीजेपी सांसदों ने हाईकोर्ट में अर्जी दी और इसे लेकर दिल्ली में भी लागू करने की मांग की गई। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना को लेकर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में मुफ्त इलाज की योजना पहले से है, लिहाजा इसे दिल्ली में लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार को दिल्ली का मॉडल अपनाने की भी नसीहत दे दी। दवाइयाँ भी फ्री है, टेस्ट भी फ्री है, ओपीडी भी फ्री है, आईपीडी भी फ्री है, अस्पताल में भर्ती हो तब भी फ्री है, केवल डॉक्टर को दिखाने जाओ तब भी फ्री है। तो फिर आयुष्मान योजना का दिल्ली के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता है। दिल्ली के मॉडल को स्टडी करके दिल्ली के मॉडल को पूरे देश में लागू कीजिए। आप ये बार बार कि ये हमारी योजना, ये आपकी योजना। दिल्ली में आयुष्मान योजना ना लागू करने की खबर के बाद बीजेपी हाईकोर्ट पहुंच गई और केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य मॉडल स्कैम है। अरविंद केजरीवाल के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयाँ पकड़ी गई, मोहल्ला क्लिनिक जहाँ एक्सपायरी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो स्वास्थ्य मॉडल अगर आयुष्मान योजना से पूरे देश में 7.79 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है, तो उसमें इनको स्कैम दिखाई देता है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार मैदान में तो उतार दिए हैं, लेकिन कई सीटों पर वो खुद आमने सामने हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि हम महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जबकि महायुति में बिखराव साफ दिख रहा है। क्या फ्रेंडली फाइट चल रही है? कहाँ तक स्थिति क्लियर होगी, कब तक होगी? फ्रेंडली फाइट नहीं होगी, हम महाविकास आघाड़ी करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर समाजवादी ने अपने उम्मीदवार 9 सीटों पर उतार दिए। उनको समझाने का काम शुरू हो गया है और हो जाएगा। ताकि बीजेपी ही लड़ रही चुनाव, उनका महायुति खत्म हो चुका है। महायुति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। केवल बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को खत्म कर दिया इस चुनाव से, लेकिन महाविकास आघाड़ी में ऐसा नहीं है। हमने शिवसेना को भी और एनसीपी को भी, छोटे छोटे पार्टियों को भी जितना हो सकता है उतना उनका प्रातिनिधित्व किया है। महाराष्ट्र चुनाव में नवाब मलिक पर घमासान मचा है। नवाब मलिक को अजीत गुट ने मानखुर्द शिवाजी नगर से मैदान में उतारा है, मगर बीजेपी ने मलिक से दूरी बना रखी है। तो शिवसेना यूबीटी ने भी सवाल उठाए। पूरी रिपोर्ट देखिए। अजित पवार गुट ने नवाब मलिक को चुनाव मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेला है। नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर शिवसेना यूबीटी ने अब सवाल खड़े किए हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि एकनाथ शिंदे को इसका जवाब देना चाहिए। इस पे एकनाथ शिंदे जी जवाब दे, क्योंकि वो दाऊद के पार्टनर को गले नहीं मिल सकते थे, किसी जो दाऊद से संबंध है उसके बाजू में नहीं बैठ सकते थे। एनसीपी की तरफ से नवाब मलिक को चुनावी मैदान में उतारना सहयोगी दल बीजेपी को भी रास नहीं आया। भारतीय जनता पक्षाची भूमिका खूप स्पष्ट आहे। महायुतीमध्ये असलेल्या सर्व पक्षांनी आपापले उमेदवार आपणच ठरवायचे आहेत। विषय फक्त नवाब मलिक यांच्या अधिकृत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या उमेदवारीबद्दल आहे। नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे की भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचा प्रचार करणार नाही। नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर बीजेपी का रुख स्पष्ट है। बीजेपी नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब बीजेपी दफ्तर का घेराव करने का प्रयास किया है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पंजाब में धान की सरकारी खरीद पर हंगामा मचा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है और इस वक्त आप देखिए बीजेपी दफ्तर की ओर बढ़ रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन चलाया गया है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ा गया है। इस भीड़ में कई आम आदमी पार्टी के विधायक और कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद हैं, जो कि आगे बीजेपी दफ्तर की ओर जाकर घेराव करना चाहते हैं, लेकिन इनको आगे जाने से रोका जा रहा है। और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार के इशारे पर पंजाब के किसानों की धान की फसल की सरकारी खरीद
नहीं हो रही है, ये आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए लगातार वाटर कैनन चलाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को पीछे खदेड़ा जा रहा है, लेकिन अभी भी बैरिकेड पर कुछ लोग जमा हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है। पंजाब में किसानों के धान की सरकारी खरीद को लेकर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। और अयोध्या में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, सीधे अयोध्या का ही रुख करते हैं। वहीं पर मौजूद हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे का सीधे रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज रिकॉर्ड बनाया जाने वाला है। जिस तरह से दीप जलाए जाएंगे, योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हुए हैं। विपिन, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लोगों को, अयोध्या में किस तरह की रौनक है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा, एक बार फिर जिस तरह से दीपक जलाए जाएंगे, क्या कुछ हो रहा है अभी वहाँ? देखिए, शाम का इंतजार था और शाम आ चुकी है। थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम के साथ मैं जहां पर राम की पैड़ी पर खड़ा हूं, यहां पर आ जाएंगे। और यहां माहौल क्या है वो जरा तस्वीर देखिए और कुछ लोगों से भी बात कराने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या होना है आज, 1100 लोग मिलकर भव्य आरती करेंगे और उसकी तैयारियां पूरी। और इसके अलावा इस तरह के 55 घाट पूरे अयोध्या में हैं और ये राम की पौड़ी का वो 28 लाख से ज्यादा दिए घर पर और पूरे में तो 35 लाख से ज्यादा आज जलना है। और आज वो पूरे अयोध्या की बात करें तो 35 लाख से ज्यादा दिए आज जलना है। और आज वो दीपावली है, वो मौका है जिसका इंतजार अयोध्या वासी 500 साल से कर रहे थे। पहली बार ऐसा होगा जब भगवान रामलला अपने राजमहल में विराजमान है और ये पहली दीपावली है। इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए हर वो इंतजाम किए गए हैं जो अपने आप में गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाए। और तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, सरकार पूरी मौजूद है और बहुत सारे लोग हैं जो घूमने भी आए हैं। एक बार बात भी कर रहे थे, कहाँ से आई हैं, कैसा लग रहा है, क्या माहौल है और ये दृश्य कैसा है, ये बताइए। नोएडा से आई हूँ मैं, बहुत अच्छा माहौल है। बहुत मेरा मन था दीपोत्सव देखने का, 25 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, बहुत अच्छा नजारा है यहाँ का। ऐसा नजारा कल्पना की थी कि ऐसा रहेगा? नहीं, मैंने ऐसा कल्पना किया ही नहीं था। बहुत अच्छा नजारा है, बहुत अच्छा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से वहां तक लोगों की कतार है और हर कोई इस वक्त यहाँ पर आया हुआ है। आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, तो उन लोगों से बात भी करवाते हैं एक बार लोगों से और ये समझने की कोशिश करिए कहाँ से आए आप लोग, कैसा दृश्य है ये बताइए। लाइट जल रही है, दोनों तरफ दिए रखे गए हैं, हजारों की भीड़ है, लेजर शो है, ड्रोन है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पहली बार जिंदगी में मैंने देखा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये कल्पना हुई थी कि जब भगवान राम आए थे तो दिवाली ऐसी हुई होगी, क्या वैसा ही लग रहा है जैसा किताबों में, कहानियों में, किस्सों में सुना है? जी बिल्कुल वैसा लग रहा है। क्या तैयारियां लग रही है, कैसे इंतजाम कराया गया है? आज 25 लाख दिए यहाँ पे जल रहे हैं, मन में इतनी खुशी है। राम लल्ला जी के पास आए हैं, हम छोटे से प्रांत से आए हैं, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में धर्मशाला से आए हैं और आप सबके समक्ष यहाँ पे आके बहुत ही प्रसन्नता है जी। कहाँ से आए आप लोग, क्या लग रहा है, कैसा दृश्य कैसा है और इस दृश्य की कल्पना की थी क्या आप लोगों ने? हमने इसकी कभी कल्पना कही थी और बहुत अद्भुत नज़ारा है। हम पिछले 4 घंटे से ये नज़ारा लेने के लिए खड़े हैं और हम हिमाचल से आए इतनी दूर से। हिमाचल से दीपोत्सव देखने के लिए? सिर्फ हम नूरपुर से आए हैं। नूरपुर से। क्या बात है। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, राज्य कोई भी हो, लेकिन ये तस्वीर ऐसी है जिसको हर कोई अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है। और शायद यही वजह है कि इस वक्त दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, दीप सज गए हैं, उसमें तेल और बत्तियां पड़ गई हैं और लोग हाथों में मोमबत्तियां लेके उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब मां सरयू की आरती हो जाएगी और आरती के तुरंत बाद दीप प्रज्वलित किया जाएगा और उसके साथ ही अयोध्या एक बार फिर से इतिहास लिखेगा और भगवान रामलला का स्वागत करेगा और वो दीपावली मनाएगी जिसका 500 सालों से इंतजार था। जी बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भी सियासी तैयारियां बहुत जोरों शोरों पर है, पारा चरम पर है। वहीं राजधानी लखनऊ में पोस्टर वॉर तेज हो गई है।
ये पोस्टर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर लगाया गया है। पोस्टर में देखा जा सकता है कि लिखा गया है, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अमित चौबे की तरफ से ये पोस्टर्स लगाए गए। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले पार्टियों के बीच में पोस्टर वॉर चल रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को पोस्टर के जरिए निशाना साध रहे हैं। पोस्टर वॉर से यूपी की राजनीति का पारा चढ़ गया है। साथ चला ये हम समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने पीडीए को ले जाने का हमारा मकसद यही, लिखने का मकसद यही था कि दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की बात करें, आप उनके विकास की बात करें, महिलाओं की बात करें, नौजवानों की बात करें, बुनकरों की बात करें। लेकिन जिस तरीके से योगी ना विकास की बात करेंगे, ना अस्पताल की बात करेंगे, ना सुरक्षा की बात करेंगे। दरअसल सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर 27 के सत्ताधीश वाले पोस्टर्स लगाए गए थे, जिस पर जमकर बयानबाजी हुई थी। और कथावाचक जया कुमारी की लाइफस्टाइल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उनके बैग पर सवाल उठाए गए हैं, जिसके बाद जया कुमारी को पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ी है। कथावाचक जया किशोरी के इसी बैग को लेकर विवाद हुआ। वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई और उनके खिलाफ साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया। जया किशोरी के लाइफस्टाइल को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगा है कि जया किशोरी दूसरों को सादगी का ज्ञान देती हैं और खुद 2 लाख का बैग लेकर घूमती है। जया किशोरी एयरपोर्ट पर इस बैग के साथ नजर आई थी। विवाद ये भी था कि जया किशोरी जिस बैग के साथ नजर आई हैं, वो जानवर के चमड़े से तैयार किया गया है। विवाद बढ़ता देख जया किशोरी ने अपने बचाव में क्या कहा, सुनिए। वो एक कस्टमाइज बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। जया किशोरी ने यह भी कहा कि उन्होंने कथा के दौरान कभी नहीं कहा कि दुनिया मोहमाया है और न ही उन्होंने किसी से सब कुछ त्यागने को कहा। जया ने कहा, मैंने खुद कुछ नहीं त्यागा है, क्योंकि मैं संत या साध्वी नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जमीन विवाद को लेकर 17 साल के खिलाड़ी की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हर तरफ चीख पुकार मच गई। 17 साल के किशोर ताइक्वांडो खिलाड़ी युवक की तलवार से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। मृतक अनुराग उर्फ छोटू अपने माता पिता की इकलौती संतान था। दरअसल जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर रंजिश थी। आज सुबह भी दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद जमीनी विवाद ने खूनी जंग का रूप अख्तियार कर लिया और हत्यारे ने तलवार से किशोर की गर्दन काटकर धड़ से अलग कर दी और मौके से फरार हो गया। जमीनी विवाद में जो करीब 40-45 साल से दो पक्षों के मध्य चल रहा था, उसमें रमेश और लालता इन पक्ष के द्वारा जो उनके साथ विवाद था, उनके ऊपर हमला करके उसकी हत्या की गई है। इसमें फिलहाल मैं और डीएम साहब मौके पर हैं और घटनास्थल का मुआयना किया गया है और कुछ लेकर के पूछताछ की जा रही है और आगे कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज की सरकार और अपराध में एक अजीब सा विरोधाभासी संबंध है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। समंदर में नाविक की हत्या के बाद नाव को आग के हवाले कर दिया गया। पूरी खबर देखिए। धू-धू जली नाव, बीच समंदर में आग और धुएं का गुबार, आग की लपटों का खौफनाक मंजर। तस्वीरें सिंधुदुर्ग के पास समंदर की हैं। बीच समंदर में नाव पर सवार नाविकों के बीच किसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ था। इस दौरान खलासी ने खौफनाक कदम उठाते हुए नाविक की हत्या कर दी और नाव को आग के हवाले कर दिया। यह घटना सिंधुदुर्ग जिले के देवगढ़ के पास कुंकेश्वर के गहरे समंदर में हुई। गहरे समंदर में मछली पकड़ने गए नाव पर सवार खलासी ने इस वारदात को अंजाम दिया। नाव जलने से करीब 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। संदिग्ध आरोपी जयप्रकाश विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रत्नागिरी के राजीववाड़ा इलाके के नुमान रफीक फंसोकर की नाव मछली पकड़ने के लिए मुजात राबिया मिरकर वाडा निकली थी। कुनकेश्वर में गहरे समंदर में मछली पकड़ने के दौरान खलासी और नाविक के बीच बहस हुई। इसके बाद खलासी जयप्रकाश विश्वकर्मा ने नाविक रविंद्र नाटेकर की हत्या कर दी और नाव में आग लगा दी। अब इस घटना का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में जलती हुई नाव दिख रही है। वहीं आरोपी खलासी को गिरफ्तार कर पुलिस अपने साथ लेकर जाती दिखी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की मांग की है।
सलमान खान को धमकी देने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन सलमान को जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस बार मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम को मैसेज आया जिसमें अज्ञात शख्स ने धमकी दी। धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की मांग की है। एक अधिकारी ने बताया कि मैसेज करने वाले ने यह भी कहा है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो सलमान खान को जान से मार देगा। धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इससे पहले रविवार को भी सलमान खान और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में एक शख्स को मुंबई पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया था। आरोपी दिल्ली का रहने वाला है। उसे सेक्टर 39 थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने जिशान और सलमान खान दोनों को धमकी देकर पैसों की मांग की थी। बता दें कि सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। उत्तराखंड में डेटोनेटर से रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश की जानकारी सामने आई है। हरिद्वार के मोतीचूर स्टेशन के पास से पुलिस ने डेटोनेटर बरामद किया है। हरिद्वार जीआरपी को मुरादाबाद रेलवे मंडल के कंट्रोल रूम से रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर होने की खबर मिली थी, जिसके बाद जीआरपी दस्ता मौके पर पहुंचा और डेटोनेटर बरामद किया। इसके बाद आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए और संदिग्ध शख्स की पहचान की गई। हरिद्वार जीआरपी ने रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर रखने वाले आरोपी अशोक को हिरासत में ले लिया, जो यूपी के रामपुर का रहने वाला है। ये दिनांक 27 तारीख की घटना है, जिसमें की सूचना हमें मिली थी कि मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर एक डेटोनेटर मिला है जिसको कि रेलवे विभाग द्वारा जो है यूज़ किया जाता है। इस पर सेंसिटिवली हमने काम किया है। हमारी जो थाने की टीम है वो वहाँ पर पहुँची थी और सीसीटीवी कैमरास को देखा गया तो एक संदिग्ध अभियुक्त उसमें जो है हमने आइडेंटिफाई किया है। इस पर हमने मुकदमा भी पंजीकृत किया है, जिसमें कि 288 BNS की धारा में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है और जो अभियुक्त है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। आरोपी के पास कई डेटोनेटर भी बरामद किए गए। ये डेटोनेटर हरिद्वार के मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर प्लान किया गया था। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मोदी सरकार के फैसलों से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो रही है। दीपावली से पहले आरबीआई ब्रिटेन में रखा 102 टन सोना भारत लेकर आया है, तो धनतेरस पर देश में 60,000 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। वहीं चीन को 1.25 लाख करोड़ के नुकसान का अनुमान है। देखिए पूरी खबर। मोदी सरकार में विकसित भारत का संकल्प तेजी से आगे बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर 3 अच्छी खबरें आई हैं। धनतेरस पर ब्रिटेन से भारतीय रिजर्व बैंक अब 102 टन सोना वापस लाया है। देश के स्वर्ण भंडार को मजबूत करने के लिए आरबीआई और मोदी सरकार का ये कदम बेहद अहम है। इससे पहले 30 सितंबर तक सोने का कुल भंडार का 60% तक बढ़ गया, जबकि मार्च के अंत में ये 50% था। सितंबर के अंत में आरबीआई के पास कुल 855 टन सोना था। इसमें से 510 टन सोना देश में रखा गया है। ये उपलब्धि रणनीति में बदलाव का संकेत है। सितंबर 2022 से अब तक 214 टन सोना स्वदेश वापस लाया गया है। पिछले 5 साल में आरबीआई का स्वर्ण भंडार 618 टन से बढ़कर 854 टन हो गया है। वहीं धनतेरस के मौके पर देश भर में करीब 60,000 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। ये पीएम मोदी की मुहिम वोकल फॉर लोकल का असर है। दिवाली से संबंधित चीन के उत्पादों की बिक्री में इस दौरान भारी गिरावट देखी जा रही है। इससे चीन के व्यापार को 1,25,000 करोड़ रुपए की करारी चोट लगने का अनुमान है। स्थानीय उत्पादन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए व्यापारी अब इस ओर अधिक से अधिक फोकस कर रहे हैं। तो मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी मुहिम भी अब रंग ला रही है।